तो वहीं यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केस 1800 है और अब तक 1399 मरीज उत्तर प्रदेश में ठीक हो चुके हैं। लेकिन ये राहत भरी खबर नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां चारबाग पहुंची ट्रेन में युवक का शव बरामद किया गया। आपको बता दें आज दोपहर लोगों को लेकर चारबाग पहुंची है ट्रेन की एक बोगी में मिली युवक की लाश। घर पहुंचने से पहले एक युवक ने ट्रेन में दम तोड़ दिया। किसी को नहीं पता युवक की मौत कैसे हुई है। युवक के बारे में किसी यात्री को जानकारी नहीं है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर युवक के शव को स्थानीय पुलिस के हवाले किया गया। युवक के शव को देखकर रेलवे स्टेशन पर हड़कंप का माहौल देखा गया है। ट्रेन में साथी यात्री की मौत होने पर यात्रियों के चेहरे पर साफ तौर पर दहशत दिखाई दे रही थी। तो ट्रेन से साथी यात्री की मौत होने पर यात्रियों के चेहरे पर दहशत थी, जाहिर तौर पर हताशा थी। चारबाग पहुंची ट्रेन में एक युवक का शव बरामद किया गया। आपको बता दें श्रमिकों को अपने घर पहुंचाने के लिए जो ट्रेनों का इंतजाम किया गया है, तो ये मजदूर अपने घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुका था। इसे क्या दिक्कत थी, किस वजह से इस मजदूर की मौत हुई है, ये बात फिलहाल नहीं सामने आ पाई है। लेकिन अब प्रशासन की ओर से ये जिम्मेदारी है कि ये पता लगाया जाए कि आखिरकार युवक की मौत की वजह क्या सामने आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साथी यात्री थे उनमें एक दहशत और डर का माहौल जरूर पनपा है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो साथी यात्री की मौत हो गई। नीलेश चौहान हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीलेश, यात्री की मौत से जाहिर तौर पर दहशत का माहौल है, जितने भी लोग ट्रेन में मौजूद रहे थे। क्या अभी शुरुआती जांच में कुछ पता चल पाया कि युवक की मौत किस वजह से हुई? देखिए, गुजरात से चलकर ये ट्रेन चारबाग रेलवे स्टेशन पर दोपहर में पहुंची, जिसके बाद यात्री की एक उसमें मौत होने की जब सूचना मिली तो जो साथी यात्री उस बोगी में सवार थे उनके सबके मुंह पर दहशत का माहौल देखा जा सकता था। आनंद फानंद में जीआरपी की टीम वहां पर पहुंची और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। जब युवक का परीक्षण किया गया तो युवक की मौत हो चुकी थी। युवक को ट्रेन की बोगी से उतारा गया है। फिलहाल अभी ये जानकारी नहीं निकल पाई है कि युवक कहां से ट्रेन में बैठा था और किस जगह के लिए जा रहा था। फिलहाल जो यात्री हैं उनको भी नहीं था कि युवक की मौत किस वजह से ट्रेन में हुई। हालांकि युवक को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवक 30 से 32 साल की उम्र का रहा है। उसके बाद जब दूसरे लोग जो यात्री ट्रेन में सवार थे, जब उनको पता चला कि एक युवक की मौत हो गई है ट्रेन में, उसके बाद जो है तमाम लोग पूरी तरीके से दहशत में आ गए। और अभी जानकारी जो मिल रही है उसमें ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि युवक सीतापुर का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद ही क्लियर होगा कि युवक की मौत किस वजह से हुई। क्या वो बीमार था या कोई दूसरी वजह रही है जिसके कारण उसकी मौत हुई है। फिलहाल जो स्टेशन का उस समय का जो माहौल था उसको देखकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग थे वो काफी खौफजदा नजर आए कि एक यात्री जो नौजवान है वो अपने घर के लिए निकला था, अपनों से मिलने के लिए निकला था। चलिए, जाहिर तौर पर नीलेश कहीं ना कहीं हताशा उन तमाम लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही होगी। जाहिर तौर पर क्या वजह है इसका पता लगाना जरूरी है। आप नजर बना रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो हरियाणा से मनोहर लाल कुछ कह रहे हैं, सीधे ले चलते हैं। हमने आई उनको दूर करने का भी हमने आश्वासन दिया, कुछ चीजें हाथों हाथ ठीक की हैं। आखिर हमारा एमएसएमई उद्योग ऐसा है जो हमारी आर्थिक गतिविधियों का एकदम आधार है। अगर मैं इसको कहूं कि एमएसएमई, भले इसको कहा जाता है कि ये मध्यम सूक्ष्म और छोटे जो हमारे उद्योग हैं उसका नाम है, जिसको एमएसएमई मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज, ये एमएसएमई कहा जाता है। लेकिन इस एमएसएमई को मैं यदि ये कहूं कि हमारा मेन स्ट्रक्चर फॉर मोबाइल इकोनॉमी, ये इस प्रकार की संज्ञा देना मुझे उचित लगता है। तो एमएसएमई को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत से हमारे मजदूर भाई वो भी काम में लगे हैं। हमें पिछले दिनों में जैसा जानकारी है कि हरियाणा से बहुत से मजदूरों का पलायन होना शुरू हुआ। जब से एमएसएमई को शुरू करने की हमने बात कही, तब से ये संख्या कम होने लगी और हमारा उद्योग शुरू होने लगा। लोगों ने प्लान करने की जो बात थी उसको कम करना शुरू किया है। और अब इस समय श्रमिक और हमारा एमएसएमई का उद्योगपति ये मिल करके काम को आगे बढ़ा रहे हैं।
अब इस समय तक लगभग 13 लाख कर्मचारी ये अपने काम में लग गए हैं। अभी 24 लाख कर्मचारी कुल हैं, आधे से अधिक हमने पार किया है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो ये मजदूर बंधु हैं ये इसके अंदर रुकेंगे और आगे बढ़ने से अपने अपने गांव में जाने का जो इनका एक मन बना था उसमें से वो रुक जाएंगे और जाएंगे नहीं। फिर भी जो बंधु अपने अपने घरों को जाना चाहेंगे उन सबको हम भेज करके उनको भेजने की व्यवस्था भी हम करेंगे। हमने इसके लिए रेलगाड़ी से भेजने का भी प्रबंध किया है, बसों से भेजने का प्रबंध किया है। आने वाले 7 दिन में 100 ट्रेन से, चाहे वो बिहार के बंधु हों, चाहे मध्य प्रदेश के बंधु हों, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बंधु हों, जहां दूर दूर स्टेट के लेबर के लोग यहाँ आए हुए हैं और वो जाना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमने किया है। लगभग 6 लाख लोगों ने जाने की बात कही है। हमने एक एक, जैसा किसान को कहा है एक एक दाना खरीदेंगे, ऐसा मजदूर को कहा है कि हम एक एक मजदूर की चिंता करेंगे। अगर वो यहाँ रुकेगा उसकी व्यवस्था करेंगे, और अगर यहाँ से जाना चाहेगा उसको अगले आने वाले 7 दिन में, 10 दिन में सबको भेजने का प्रबंध करेंगे। किसी प्रकार की वो चिंता न करें। जब तक उनके घर जाने की बारी नहीं आती है हमारे रिलीफ कैंप्स में रुकें और हम उनको भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था समुचित हम प्रबंध करेंगे। इसलिए मैं अपने श्रमिकों बंधुओं से कहूँगा कि वो लोग इसकी चिंता न करें। एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर के स्वीकार कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए किसी प्रकार की भी चिंता न करें। जरूरी बंदोबस्त ये हमने सब इसके किए हैं ताकि सरकार जो है उनको भेजने के लिए वाहन व्यवस्था, और वो भी फ्री जाने की व्यवस्था हमने की है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, इसकी भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। मित्रों, हमारा ये उद्योग, इसको कैसे फलते फूलते हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये एमएसएमई के बाद यदि मैं बड़े उद्योग की बात करता हूं तो बहुत बड़ा योगदान हरियाणा के विकास में मारुति सुजुकी का, होंडा, सैमसंग, एस्कॉर्ट्स ग्रुप, लखानी अरमान ग्रुप, जिंदल की स्टील इंडस्ट्री और लिबर्टी जैसी ऐसी कंपनियां हैं जो हरियाणा के विकास में बहुत बड़ा एक योगदान कर रही हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे सब जो उद्योग हैं, बड़े उद्योग, वो भी अपने मजदूरों को, उनको साथ रख करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए ये सब काम करना शुरू करें, ताकि हमारा जो पहिया है प्रगति का वो फिर से वो काम कर सके। हमारा जो करनाल और कुरुक्षेत्र का चावल उद्योग है, पानीपत की हैंडलूम इंडस्ट्री है, जींद और पंचकुला की हैचरी इंडस्ट्री है, यमुनानगर प्लाईवुड इंडस्ट्री है, करनाल और बहादुरगढ़ का जूता उद्योग है, इनका भी अपना महत्व है। हरियाणा की ये सब शान है, इनको आगे बढ़ते हुए, और हम सब लोग देखना चाहते हैं किसी प्रकार की कठिनाई सरकार की ओर से नहीं आएगी, बल्कि सरकार इसमें सहयोग करेगी, ये लोग आगे बढ़ें। कोरोना महामारी में हमको मालूम है कि पूरी इंडस्ट्री ये एक परेशानी बनी है, कमर टूटी है, बल्कि कई बार तो कई तो ऐसे उद्योग जो बंद हुए हैं उनका बना हुआ उत्पाद है वो नहीं बिका है, रॉ मटेरियल उनका मिलना बंद हुआ है, मजदूरों की भी उनको कठिनाई आई है। खास करके जो रेड जोन है और जिसमें कंटेनमेंट जोन है वहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ वो कुछ प्रतिबंध जो लगाए हुए हैं, उन प्रतिबंधों के हिसाब से जहाँ कहीं खुलने की स्थिति आएगी हम खुलवाएंगे, और जहाँ ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन है वहाँ पर उद्योग को ये चलाएं। किसी प्रकार की कठिनाई इनको हम नहीं आने देंगे। इसको आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से हर समस्या का हल आना ये हमारा काम है। श्रमिकों की जो समस्या है उसके लिए एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो लोग आज से कुछ दिन पहले अपने अपने घरों को चले गए हैं, ऐसे सब लोग भी अब वापस आने की स्थिति में उनकी इच्छा हो रही है कि लोग वापस आना चाहते हैं। अभी मुझे समाचार मिला है कि लगभग 1,10,000 लोग जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उन्होंने भी वापस आने की अपनी बुकिंग कराई है। हमारे ऐप के ऊपर उन्होंने अपलोड किया है कि हम वापस जाने के लिए तैयार हैं, और वो यहाँ आकर के हमारा उद्योग चाहे गुरुग्राम का है, फरीदाबाद का है, रेवाड़ी का है, यमुनानगर का है, उन उद्योगों में आकर के काम करने के लिए तैयार हैं। ये अच्छा संकेत है। इसके लिए हम लोग आगे उनको बढ़ाने के लिए और एक पुरस्कार वापस ला करके उनको काम में लगाने के लिए तैयार हैं। वहीं पर एक जो विषय महत्वपूर्ण है कि जैसे दुनिया भर में कोरोना फैला, चीन से ये कोरोना शुरू हुआ। चीन में जो लोग इन्वेस्टर थे किसी भी देश के, उन सब लोगों ने अपना मन बनाया है कि वो भी दूसरे देशों में जाकर अपना काम करें। हमारी जानकारी है
कि लगभग 1000 इन्वेस्टर ऐसा है जो चीन से इन्वेस्टमेंट को समाप्त करके दुनिया के दूसरे देशों में चाहता है। इन लोगों के साथ हमारे संपर्क बने हुए हैं। हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ जो निवेशकर्ता हैं उनसे बातचीत की है और वो उन देशों में गौतम बुद्ध नगर में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। आज 2 नए लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में कोरोना मरीजों की संख्या 216 हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 121 मरीज ठीक हो चुके हैं। गौतम बुद्ध नगर में अब तक 2 मरीजों की मौत हुई है। ललित पंडित अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल, जनपद गौतम बुद्ध नगर में लगातार जो कोरोना संक्रमित है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आज भी यहाँ पर 2 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद में जो जनपद का जो जनपद गौतम बुद्ध नगर का कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा है वो बढ़ करके 216 हो गया है। यही जो राहत वाली बात है कि 121 मरीज ऐसे भी हैं कि जिनको हॉस्पिटल उपचार के बाद में डिस्चार्ज किया जा चुका है। जो 93 मरीज जो बाकी बचे हुए हैं वो ऐसे पेशेंट, उनका अभी अलग अलग जनपद के अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ पर लेकिन एक चौंकाने वाली चीज ये भी है कि बीते 2 दिनों में लगातार आज दूसरे मरीज की मौत हो चुकी है। 2 मरीज ऐसे हैं जनपद गौतम बुद्ध नगर से जिनकी कोरोना संक्रमण के चलते उनकी मौत हुई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ललित यहाँ पर 216 केसेस हो चुके हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मामला दिन प्रतिदिन रुकने के बजाय बढ़ता जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर क्या किसी प्रकार की ढील है जिसकी वजह से ये मामले लगातार इंक्रीज हो रहे हैं? कि जिस तरह से यहाँ पर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो कहीं ना कहीं जो पहले के जनपद प्रशासन की तरफ से क्वारंटाइन सेंटरों में लोग भर्ती कराए गए थे, उनकी जांच पहले नहीं हो पाई थी, लेकिन उनकी जांच अब जो जांच रिपोर्ट उनकी सामने आ रही है तो उसकी वजह से लगातार जो ग्राफ लगातार। चलिए ठीक है ललित, आप नजर बनाए रखिएगा, हम इस मामले पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं सेहत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, कुछ लोगों ने मेरी मौत की दुआ मांगी। अमित शाह ने लिखा, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। तो ये तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह ने लिखी हैं। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह को लेकर किस प्रकार से तमाम बातें और सोशल मीडिया पर तमाम चर्चाएं हो रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो जेपी नड्डा ने भी ये ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ में उनके बारे में जिस तरीके से अमानवीय टिप्पणी की जा रही है वो बेहद निंदनीय है। किसी के स्वास्थ्य के बारे में इस तरीके की भ्रामक बातें फैलाना उन लोगों की मनोस्थिति को दर्शाता है और मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने भी ट्वीट करके लिखा है कि जहां पूरा देश महामारी से जूझ रहा है वहां उसे बचाने की अहम भूमिका निभाने वाले गृह मंत्री को वो स्वस्थ हैं ये बताने ट्विटर पर आना पड़ रहा है। इससे भद्दा विरोध और क्या हो सकता है भला। जी हाँ, तो गृह मंत्री अमित शाह को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है। इस तरीके की तमाम खबरें हैं, तमाम भ्रामक बातें हैं जो लगातार हो रही हैं और उसका खंडन करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह को आना पड़ा और उन्होंने ट्वीट करके ये बताना जरूरी समझा कि मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मैं स्वस्थ हूं, मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। और लोग लगातार ये भद्दा मजाक कर रहे हैं ऐसी महामारी के टाइम पर जहां गृह मंत्रालय के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और गृह मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो अमित शाह के स्वस्थ होने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खबर रायबरेली से है जहां नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने हल्ला बोला है। नगर पालिका परिषद के बाहर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अपनी कई मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी प्रदर्शनरत हैं। सफाई कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका पर भी आरोप लगाए हैं, प्रशासन नहीं दे रहा सफाई कर्मचारियों का ध्यान। कर्मचारियों ने साफ कहा, हम लोगों के वेतन में कटौती की जा रही है, एक दिन न आने पर वेतन की कटौती के साथ में नोटिस मिलता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए नहीं किया गया है किसी प्रकार की कोई भी किट का प्रबंधन।
रायबरेली के नगर पालिका के जो फोर्थ कर्मचारी है, सफाई कर्मी, देखिए किस हिसाब से यहाँ पे रायबरेली में विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे नगर पालिका कार्यालय के बाहर यहाँ पे खड़े होकर लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि जो लोग अगर बाइक चांस किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो इनको नोटिस के साथ इनका वेतन काटा जा रहा है। इन सब चीजों को लेके ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ सफाई कर्मी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार वाल्मीकि नाम है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का जिला महासचिव हूँ। ये किसने विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पिछले 1.5 माह से लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग बराबर अपनी सेवा जारी रखे हैं और विभाग में अन्य कर्मचारी हैं जो उनसे कोई कार्य नहीं लिया जा रहा, फ्री का वेतन दिया जा रहा। हम जनमानस को देखते हुए बराबर सेवा अपनी जारी रखे हैं। उसके बाद भी अब तक नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन ने हम लोगों को सुरक्षा उपकरण नहीं उपलब्ध कराया। उसके बाद भी हम लोग अपनी सेवा जारी रखे हैं, सेवा जारी भी रखे हैं। कल 17 कर्मचारियों को नोटिस दी गई, उनको वेतन रोकने का आदेश किया गया, जबकि बराबर हम लोग अपनी सेवा जारी रखे हैं। और नगर पालिका क्षेत्र से बाहर भी हम लोगों को भेजा जाता है। नगर पालिका क्षेत्र के बाहर भी सफाई व्यवस्था देखी जा रही, जहाँ कोरोना के मरीज रखे गए हैं वहाँ आप लोग काम हम करेंगे ऐसे में कि नहीं? हम लोग काम जब तक हमारी बातें सुनी नहीं जाएंगी, जब तक काम बंद रहेगा शहर का। जैसा कि देखिए सफाई कर्मी का भी साफ साफ कहना है कि जब तक लोगों की मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तब तक जो है हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। और भी कुछ लोग इनसे बात करते हैं। आपका पहले नाम और परिचय बता दीजिए। उमेश श्रीवास्तव, सफाई नायक हूँ मैं नगर पालिका में। तो कब तक आप लोग काम नहीं करेंगे? ये जब तक मांगे हैं, उचित मांगे जो हैं उनको पूरा किया जाए। और हम लोग जो है बराबर काम कर रहे हैं, काम करते रहे हैं। और जो भी सेवाएं दी गई हैं उस सेवाओं को मैं पालन किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा से। और उसके बाद अगर उत्पीड़न हो रहा तो ये गलत बात है। सुरक्षा किट की आप लोगों को उपलब्ध कराई गई कि नहीं कराई? सुरक्षा किट जो है वो जो कर्मचारी जो सैनिटाइज कर रहे हैं उनके लिए प्रदान की गई है। वो अपना किट पहन के जो है वो सैनिटाइज करा रहे हैं जी। जैसा कि लोग भी साफ साफ कहना जो हम लोग की मांगे हैं, अगर वो मांगे ना मानी गई तो हम लोग जो है कार्य का बहिष्कार करके इसी तरह आंदोलित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ पे सारे सफाई कर्मचारी हैं, वो चाहे रेगुलर हो या फिर संविदा के कर्मचारी हो, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। नगर पालिका गेट के बाहर ये लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं, खैर जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इनका साफ साफ कहना है कि हम लोग अपने कार्य से विरत रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे। रोहित मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली।